सभी को मेरा नमस्कार। और बस एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पर संस्कृत को जानने वाले कितने लोग हैं? जानने वाले इसलिए क्योंकि ये टाइटल है हमारे सेमिनार का, उसमें वैदिक जूरिस्प्रूडेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वेद में न्याय व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क। जब मैंने रिसर्च किया था, मेरा एमफिल और पीएचडी, मैं संस्कृत लेकिन मेरा जो रिसर्च वर्क है रिसर्च वर्क वो एविडेंस पे है, और जो मेरा पीएचडी है वो इंडियन पिनल कोड पे है। और मैं एक ड्राफ्ट बना रही हूँ और एक कंप्लीट भी हो चुका है। मैं एक एंशिएंट पिनल कोड बना रही हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स अभी आ रहे हैं क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने सुबह डॉक्टर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे बीएस चौहान, उनके सामने भी अपने डाउट्स रखे थे, लेकिन शायद उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, इसलिए मैं आपका सही आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे आती है, आप बस मेरा आंसर आज मॉडर्न टाइम के हिसाब से दे दीजिए, लेकिन शायद उन्होंने सुनने से ही मना कर दिया। तो मेरे डाउट्स अभी भी एज इट इज है। तो मैं ये चाहूंगी कि लॉ फैकल्टी के जो स्टूडेंट है, अगर मेरे कुछ डाउट्स है जो लास्ट में मैं बताऊंगी, आप उनको प्लीज सॉल्व करिएगा ताकि मैं अपना काम कंप्लीट कर सकूं। आते हैं वैदिक न्याय व्यवस्था पे। वैदिक न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही क्यों शुरू हुआ, हम क्यों आज के समय में इस टॉपिक को यूज कर रहे हैं और एक सेमिनार का विषय बना रहे हैं। देखिए, जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेद, आप 4 वेद जानते हैं। उन वेदों को सरलता से पढ़ने के लिए वेदांग का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये वेदांग है। वेदांग का मतलब होता है जो वेद को बड़ी आसानी से समझा सके। उसी वेदांग के अंदर एक अंग आता है कल्प, ठीक है। उसी कल्प का एक भाग होता है धर्मसूत्र। उसी कल्प का एक भाग है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र के अंदर विषयों को बड़ी श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। समाज में ये नियम होने चाहिए, समाज में राजा के द्वारा ये दंड दिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे सब बिखरा हुआ था। लेकिन जब स्मृति काल आता है 100 BC, स्मृति काल की बात कर रहे हैं हम, आज 21वीं शताब्दी के अंदर है, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं। जब स्मृति काल आया तो स्मृतिकारों ने कहा कि हम हमारी समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्यों ना इन बिखरे हुए विषयों को समाहित करें, कैटेगराइज करें। तो उन्होंने, स्मृतिकारों ने संपूर्ण विषयों को, चाहे वो वेदांत से रिलेटेड हो, चाहे वेद में से रिलेटेड हो, उन सबका 3 तरह से अध्याय विभाजन किया। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। और उन्होंने कहा कि समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज के नियम। और उन्होंने आचार अध्याय, जो पहला अध्याय बताया, उसमें समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो गुरुकुल व्यवस्था हो, समाज के हर व्यक्ति के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या उनके कर्तव्य और समाज के लिए क्या क्या उनका उत्तरदायित्व, इन सबका पूर्ण विस्तार के साथ उल्लेख किया। उसके बाद स्मृतिकारों के मन में दूसरा विचार ये आया, हमने नियम तो समाज के लिए बना दिए, लेकिन क्या इन नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? उल्लंघन होगा तो हम किस तरह की न्याय व्यवस्था रखें ताकि समाज में ये नियम बने रहे। तब उन्होंने दूसरे नंबर पर व्यवहार अध्याय को रखा और व्यवहार अध्याय की परिभाषा दी, स्मृत्याचार व्यपतेन मार्गेण आदर्शितः परई। स्मृति आचार शब्द आया, स्मृति के आचार मार्गेण, मार्ग से, स्मृति के आचार मार्ग से, परई यदि दूसरे के द्वारा, आदर्शिता यदि आपका तिरस्कार किया जाता है, और यदि चेद आवेद यदि राज्ञ व्यवहार पदम ही तक, और यदि इस तरह का व्यवहार यदि आप राजा के सामने लिखित कर देते हो तो वो विवाद बन जाता है। और उस विवाद को नाम दिया व्यवहार पद। व्यवहार पद मतलब जब तक आपका आपसी झगड़ा था तब तक आपके बीच में था, लेकिन यदि वो राजा उस समय राजा को आज का जैसे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसी उपाधियां दे सकते हैं, उस राजा को पूर्ण अधिकार होता था कि किसके संबंध में क्या निर्णय दिया जाना है, वो अंतिम निर्णय करता होता था। इसलिए बोला गया यदि वो राजा के सामने वो विवाद लिखित हो गया, उस स्थिति में वो व्यवहार पद बन जाएगा और उस विवाद को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए स्टेप्स थी। कौन कौन सी स्टेप थी? पहले यदि कोई व्यक्ति, वादी और प्रतिवादी का हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जिसने एक केस किया वो वादी और जिसके खिलाफ किया वो प्रतिवादी, डिफेंडर और प्लेंटिफ जैसा कॉन्सेप्ट।
अब वादी और प्रतिवादी कैसे डिसाइड होगा कौन वादी है कौन प्रतिवादी? तो जब राजा के पास केस जाता, जिसने केस दर्ज किया वो वादी और जिसके खिलाफ किया वो प्रतिवादी, फिर वो चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो। ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं, जब हम लेखन रूप दे दिया तो उसको कहते हैं भाषापात। अब बात आती है कि आपने तो केस कर दिया, लेकिन सामने वाले का प्रत्युत्तर, जिसके खिलाफ केस किया उसका तो प्रत्युत्तर जाना नहीं। फिर दूसरी स्थिति आती है, उसको कहते हैं भाषापात। ये जो चरण होते हैं कि एक केस किस किस स्टेप से जाता है, तो उन चरणों को वहां पे पाद शब्द से युक्त किया है। चरण होता है संस्कृत में इसका। तो उत्तर भाग के अंदर उत्तर जो प्रतिवादी होता था, जिसके खिलाफ केस किया जाता था, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने संबंधित विषय पर यह कहता था कि मैंने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया। फिर तीसरी स्टेप आती थी, अच्छा ये कह रहा है भाषा के अंदर कि मैं आप गुनहगार हो, उत्तर पाद में आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो ठीक है आप अपना एविडेंस दीजिए। तो तीसरे चरण पे आता था साक्षी क्रियापाद जिसे बोलते हैं। मेरा टॉपिक उसी से है। आज के समय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंदर, शायद मैं करेक्ट हूं तो बर्डन ऑफ प्रूफ वहीं पे लिखा है। 101 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट है, और आज के जुडिशरी में ये है, आजकल हमारे विवाद तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी वजह बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ही मुझे गलत लगता है। जिसने केस किया उसके बाद न्यायालय में हर व्यक्ति जो वादी और प्रतिवादी है वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रमाण देता रहता है, और वो कभी प्रमाण दिया, कभी उसको काटा, कभी ये सब काउंटर चलता रहता है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था झमेला। सीधा इसको बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? आज के समय में बर्डन ऑफ सबको है, जो केस दर्ज किया उसको भी है, जिसके खिलाफ किया उसको भी है, लेकिन वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड किया जाता था। जिसने केस किया, जिसके खिलाफ केस किया, उसके ऊपर वो प्रूफ करेगा कि मैंने नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली। और उसको ये सहमति देनी पड़ती थी कि यदि ये जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ऋण का प्रकरण लेते हैं, किसी ने किसी से पैसा लिया, उसको ऋणादान कहते हैं। किसी ने किसी से पैसा लिया, अगर एक व्यक्ति है, अगर मैं सामने सर से बैठी हूं, मैं सर को ही अपने विवाद में शामिल कर लेती हूं। अगर मैंने विवाद किया कि सर राजा के सामने कि इन्होंने मेरा पैसा लिया है, ठीक है, और यदि ये जाके न्यायालय में ये कह दे कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रूफ करेंगे, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं मुक्त हूं। अब ये प्रूफ करेंगे मैंने लिया था लेकिन लौटा दिया, ये एविडेंसेस है। न्याय प्रक्रिया बहुत सरल हो गई, जजमेंट बड़ी आसानी से निकल सकता था। लेकिन यदि ये कह दें कि मैंने लिया ही नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर है कि मैंने दिया कैसे। तो कॉन्सेप्ट में ये होता है कि भार कैसे कम करें, न्यायालय के ऊपर जो बर्डन चल रहा है उसको हम कैसे करें। तो मुझे लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाना चाहिए। अब बात आती है, जब हम प्रमाण की बात करते हैं, जिसे क्रियापाद कहते हैं, उसमें प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। उस प्रमाण में स्मृति काल में 4 तरह के प्रमाणों की उपयोगिता थी: लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण, साक्षी प्रमाण और दिव्य प्रमाण। अब सोचेंगे दिव्य प्रमाण क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि मनुष्य मानवीय दृष्टि से सिर्फ 3 ही प्रमाण होते हैं, और चौथा जो प्रमाण है वो दैव्य प्रमाण है। आज के समय में कह देंगे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है दिव्य प्रमाण में। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, 3 प्रमाण के अंदर पहला प्रमाण होता है लिखित प्रमाण। लिखित प्रमाण का मतलब क्या है कि आपके विवाद के संबंधित आपके पास हर लिखित एविडेंसेस है, आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर आपका निर्णय हो जाएगा। फिर आता है भुक्ति प्रमाण। भुक्ति प्रमाण के बारे में एक लाइन आती है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, परेण भुज्यमानाय, एक लाइन है कि दूसरे के द्वारा भोग किया गया धन। कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात है, और हमारे न्यायालय ने जजमेंट दिया है अभी 2019 के अंदर रिवर्स पोसेशन राइट का बात, कि आपका उत्तराधिकार उल्टा हो जाएगा। सुना है? रिवर्स पोसेशन राइट अभी मिला है कि अगर आप 11-12 साल तक यदि आपकी जमीन पर किसी ने अधिकार किया, तो वो जमीन आपकी नहीं बल्कि जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। सॉरी, एडवर्स पोसेशन, सॉरी। तो ये वर्ड वहां पर यूज हुआ है, आज 2019 की सदी में जाके ये हम लोगों को मिल रहा है। जबकि इंडियन एविडेंस
शायद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंदर सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि आपको भूमि पे कब्जा साबित करना है तो सिर्फ कागज दे दो, सिर्फ इतना ही है, ये एक ही लाइन है बस वहां पर। इसकी डिटेल चर्चा कौटिल्य अर्थशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति नारद स्मृति में लिखी गई है। यदि आपका धन किसी ने 20 साल तक प्रयोग किया तो वो धन फिर आपका है ही नहीं, और यदि जमीन आपकी किसी ने 10 साल तक प्रयोग करी तो जमीन भी आपकी नहीं है। और हम आज के जजेस, माननीय जजेस, जो भी बेंचेस, 3 लोगों की बेंचेस थी, मुझे नाम याद नहीं है, उन बेंचेस ने कहीं रेफरेंस नहीं कोट किया कि हमने उठाया कहां से विचार। आप पुराने धर्म ग्रंथों से विचार उठाते हो और आज के समय में प्रमाणिकता देते हो कि 12 साल तक किसी ने कब्जा किया तो कब्जा जिसने किया उसका हो गया, लेकिन कहीं ये प्रमाण नहीं दिया कि कहां से उठाए। फिर वो जो मैकाले के उसमें एंट्री मारता है तो हम कहते हैं सब मैकाले ने लिखा है कुछ। It is under section 6 of specific relief act that for the possession perspective. Section 6 of specific relief act. This point of view. हाँ. Actually, section 6 is pertaining to the possession of the reset. Yes. But this judgment is the based of the adverse possession. उसमें कोई मुझे सेक्शन नहीं पता। Article 65 of the Limitation Act. लेकिन जिसमें मैंने सिर्फ राइट के बारे में हल्का सा डिटेल चर्चा है वो धारा 90 है। This act come into the 1963, replace of the previous Limitation Act. After that, law is settled due to the scuttle of the litigation. Now the section is launched. Before that, this time period is 30 years. 1963 limitation is modified and 12 years. मैंने सर पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं संस्कृत की विद्यार्थी होने के बाद यदि इस तरह का एंट्री करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं तो खुद ही अपने आप को कह सकती हूँ कि मेरा शून्य लेवल है, एकदम बिल्कुल नील है। हाँ, थैंक यू सर। ओके, जस्ट सर ने पीछे से हिंट दिया कि टाइम हो गया मेरा, तो अभी इस टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ। तो मेरा टॉपिक था प्रमाण जब प्रस्तुत करते हो तो विटनेस तो देने पड़ते हैं, साक्षी जिसे साक्षी बोलते हैं। आज के समय में भी फॉल्स विटनेसेस के कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कौन सी धारा है मैं भूल गई हूँ, इतना डिस्कशन हुआ। बस मैं बता देती हूँ कि हमारे स्मृति ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि साक्षी वो है जिसने खुद अपनी आंखों से उस विषय को देखा है। तो एक लाइन आती है, संदिग्धेषु च कार्येषु, संदिग्ध कार्यों में। किसके संदिग्ध कार्यों में? द्वयो विविध मानयो, 2 प्रकार के विवादित पक्षों के संदिग्ध कार्यों में। श्रुत जिसने सुना है, दृष्ट जिसने देखा है, और अनुभूतत्वात् और जिसने अनुभव किया है, साक्षिव्य वो साक्षी होगा। और यही परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 60 धारा 60 करेक्ट है ना? वो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अंदर सेम ये लाइन लिखी है कि कोई व्यक्ति किसी भी विवाद में तभी साक्षी बन सकता है जिसने उस घटना को देखा है, सुना है, अनुभव किया वाला नहीं है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे कहा कि मान लीजिए अनुभव किया है, रात्रि में कुछ ऐसा घटनाक्रम देखा, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं गए, लेकिन उस घटना के जो ध्वनि थी उसके माध्यम से आपने अनुभव किया कि शायद हो सकता है। ठीक है, साक्षी। स्मृतिकारों ने कहा कि आज के समय में डॉक्टर दिव्य वर्दी, I am a very liberal person. These people are very tolerant. But don't put us to test because already we got 3 more persons. सर 5 मिनट में कंप्लीट कर दे। Okay. बस टॉपिक के बारे में बता दें ताकि मुझे अपने डाउट्स भी मिल जाए वहां से। तो स्मृतिकारों ने विवादों के अंदर 3 प्रकार के साक्ष्यों को वरीयता दी। कहा कि कम से कम किसी भी निर्णय तक जाने से पूर्व हमें उस विवाद में कम से कम 3 साक्षी होने ही चाहिए। लेकिन कहीं रिलीफ दे दिया, और रिलीफ दिया कि जिसको हम फौजदारी मामले कहते हैं। उस समय फौजदारी मामलों में आता था साहस प्रकरण, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य और स्त्री विवाद। कहते थे ये 5 कुछ मेजर ये संवेदनशील मामले हैं जिनके अंदर यदि एक भी गवाह मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन अन्य विवादों के अंदर कम से कम 3 साक्षी होने चाहिए। और उन साक्षियों के लिए योग्यता भी बता दी कि बालक नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए, शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें असमर्थता है, और यदि इन व्यक्तियों को गवाह बनाया गया तो हो सकता है कि किसी मजबूरी का कोई फायदा उठा ले। तो एक बहुत बड़ी 100 के आसपास 100 व्यक्तियों की लिस्ट नारद स्मृति में दी गई है कि इन व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए।
लेकिन कहा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्त्री से संबंधित कोई विवाद हुआ, वहां पे कोई भी गवाह नहीं मिला, तो कहा ऐसी स्थिति में किसी को भी, यदि कोई बच्चा भी यदि गवाह देने के लिए तैयार है जिसने देखा उस घटना को, लेकिन एक शर्त लगा दी कि वो न्यायाधीश के प्रश्नों को समझता और उसका उत्तर देने में समर्थ हो। और ये शायद हमारी धाराओं में भी है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। और कहा कि यदि कोई मान लीजिए पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने कोई साक्ष्य, जो भी साक्ष्य दिया वो गलत था, उसको कहते हैं कूट साक्षी। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी तक नहीं मिला कि जिसने विटनेसेस के साथ छेड़खानी करी हो उसको तो पनिशमेंट मिलता है, लेकिन जिसने पूरा सारा जो दिया वो सब झूठी बोला उसके आधार पर कोई दंड मिलता है साक्षी को, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मुझे डाउट यही से क्लियर हो गया। तो ऐसे कोर्ट साक्षी के लिए दंड की व्यवस्था थी कि ऐसे व्यक्तियों को, please. हाँ सर, You will be given full marks, don't worry. Come. Please, because it's already 8 o'clock, we have got 3 more speakers. ओके सर, मैं